हेलो कैसे हैं आप सब लोग ठीक ठाक है। होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक टू द चैनल रिएक्शन ऑन एक्शन। योर होस्ट कासिम अगेन विद येट अनदर वीडियो फॉर यू पीपल आउट देयर। आज की वीडियो जो है इज़ वन ऑफ माय फेवरेट वीडियोस एज वेल। बिल्कुल मेरी लास्ट वीडियो की तरह आज की वीडियो बेस्ड है मुनव्वर फारूकी पे, जो कि बंदा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त लॉकअप शो के अंदर। एंड होल इंडिया इज़ ऑलमोस्ट लाइक यू कैन से इज गोइंग क्रेजी अबाउट दिस गाय एंड ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक जॉब इनसाइड द लॉकअप हाउस। अगर आप लोग मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को इसी तरह की वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट में फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे मुनव्वर की पूरी प्लेलिस्ट बनाई हुई है बेसिकली। सो उसमें मैंने लॉकअप से रिलेटेड मुनव्वर के काफ़ी सारी वीडियोज़ पर रिएक्शन दिए। अगर आप वो सब देखना चाहते हैं तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और एक मैंने उनके स्टैंड अप शो पे भी रिएक्शन दिया हुआ है, ठीक है। सो इफ़ यू आर ए मुनव्वर फैन सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई विल मूव टूवर्ड्स द वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ रिसेंटली कोई मुनव्वर ने लॉकअप शो के अंदर सीक्रेट रिवील किया है। मैंने टाइटल देखा था वीडियो का, सो वो सीक्रेट देखते हैं क्या रिवील किया उसने। एंड ही इज़ डूइंग फैंटास्टिक इनसाइड द हाउस एंड मोस्ट प्रोबेबली 90% ऑफ द लोगों का यही कहना है, मानना है कि मुनव्वर शो विन करेगा। सो वी प्रे दैट कि मुनव्वर जीते। सो आज की वीडियो देखते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या सीक्रेट रिवील किया है कि लोगों ने फटाफट ये वीडियो डाली है और इसमें बहुत सारे व्यूज़ भी आ रहे हैं, ठीक है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं, ठीक है। सो गाइस हैंड फ्री लग गई हैं। ऑन द काउंट ऑफ 3 हम वीडियो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। 1 2 3 एंड गो। जल्दी भाग। सुबह 7 बजे का वक्त था और घर से हॉस्पिटल 10 मिनट रनिंग है, तो 10 मिनट तक मैं भाग के हॉस्पिटल पहुंचा। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो इमरजेंसी वार्ड से मॉम को बाहर लेके आ रहे थे एंड शी वॉज स्क्रीमिंग। अपने पेट पर हाथ रखा हुआ था और शी वॉज स्क्रीमिंग। तो मैंने, बड़े पापा थे, बड़ी अम्मी थे, डैडी थे, बहन थी, तो मैंने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। तो बोले पता नहीं, इनको अचानक से पेट में दर्द हो रहा है। तो उनको लेकर इमरजेंसी वार्ड में दिखाया, उनको कुछ दिया, उनको फ़र्क नहीं पड़ा, तो उनको सिविल हॉस्पिटल, जैसे बड़े हॉस्पिटल होते उसमें उसमें भी बहुत दूर जाना पड़ता है स्ट्रेचर लेकर, तो लेकर उनको गए, वार्ड में डाला। और समझ नहीं आ रहा, डॉक्टर आ रहे, ट्रीट कर रहे, क्या हुआ क्या हुआ। बोले पता नहीं, अचानक से पेट में और ये हो रहा है। मैं थोड़ा डरा हुआ था, मैं बस वहाँ खड़ा हुआ था। वहाँ पे एक नर्स है जो मेरी मॉम की बहन की बेटी है, तो वो नर्स आई हमारे पास और वो भी देखने लगी। बोले क्या हुआ मम्मी को, ये वो। हम लोग बोले कुछ नहीं कुछ नहीं। तो उतने में मेरी बड़ी अम्मी जो थे उन्होंने मुझे साइड में ले जाके बोला कि तेरी मॉम ने एसिड पी लिया है। तो मैं उस वक्त बोला कि तो बोल क्यों नहीं रहे ऐसा। तो बोले ऐसा बोलेंगे तो हम सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बस लाइक नहीं, मैं भाग कर, वो जो मेरी खाला की बेटी थी वो, उसको जाके मैंने बताया कि सुनो ऐसा हुआ है। तो शी वॉज वेरी शॉक्ड। शी वॉज लाइक कि पहले क्यों नहीं बताया, उसका ट्रीटमेंट होता है तुरंत, वो दूध दिया जाता, कुछ चीज़ें होती है। तो जैसे ही पता चला उनको डाला ऑब्जर्वेशन में, फटाफट सारे डॉक्टर्स आए, ये आए वो आए। ये सुबह 7 बजे से लेकर दोपहर में 2 बजे तक चल रहा था। 2 बजे तक जुम्मा का दिन था। आई रिमेंबर आई एम होल्डिंग अ हैंड। सब लोग जमा हो गए थे, बहुत सारे लोग, पूरा मोहल्ला था हॉस्पिटल के बाहर। बट मुझे पता नहीं था कि क्या होने वाला है। आई वॉज वेरी ओके कि अभी हो जाएंगे ठीक, अभी ठीक हो जाएंगे वो। तो एक मोमेंट आया जिसमें डॉक्टर ने आपस में बात करी, मैं देख रहा था उनको, और उन्होंने बोला कि तू हाथ छोड़ दे। तो मैं बोला हाथ क्यों छोड़ूं। तो बोले हाथ छोड़ दे। मेरे को ज़बरदस्ती हाथ छुड़वाया। तब मुझे पता चला कि उनकी डेथ हो गई। मुझे वहाँ से लेकर निकाला। आज भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं जाग रहा होता या उस दिन जब मैं रोज़ मेरी अम्मी के पास सोता था, उस रात में जस्ट बिकॉज मुहर्रम थी और कुछ फेस्टिवल टाइप था, तो मैं नीचे दादी के पास सो गया था। तो अगर मैं वहाँ होता और जल्दी पहुँचता तो वो चीज़ बच सकती थी। द सेम टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि डॉक्टर पोस्टमार्टम में बोले कि इस औरत ने 7-8 दिन से खाना नहीं खाया और ये उनके पेट में कुछ नहीं है, उनका पूरा सब बॉडी का सिस्टम बहुत बुरे लेवल पे है। तब जाके सब चीज़ें रियलाइज़ हो रही थी कि एक 22 साल का एक मैरिज लाइफ उनका बिल्कुल खुश नहीं था। पूरी लाइफ, पूरा बचपन मैंने अपनी माँ को मार खाते हुए देखा, या पूरा बचपन मैंने अपने घर में सिर्फ झगड़े देखे। और उसके दौरान हम इतने छोटे थे कि मॉम, वो जो यहाँ पे जो टास्क आते हैं ना, वो चक्री वाला, पापड़ वाला,
वो सब मेरे को मेरी मॉम की इसलिए याद दिलाते क्योंकि मेरी मॉम घर चलाती थी ये सब करके। डैड अपनी ही दुनिया में थे मस्त, वो अपना ही सब करते थे। तो आई रिमेम्बर वो चकरी बनाना मेरे को इसके लिए आता है क्योंकि मैं बनाता था। पापड़ बनाते थे वो हम बेचने जाते थे। तो ये मॉम करती थी और डैड का लाइफ एकदम अलग ही था। डैड दादी सबका अलग था। उनको उतना इज्जत कभी नहीं मिली उस घर में। मॉम को ऐसी लाइफ वो जी रही थी। प्लस मेरी एक बहन ने अपनी मर्जी से सिर्फ शादी की थी मेरी मॉम की 2 महीने पहले उनकी डेथ के। तो उस बहन की शादी का ब्लेम पूरे घर ने मेरी मॉम पे डाला। और वो ईयर 2007 मेरी फैमिली के लिए इतना बुरा था कि घर के बर्तन बेच के खाना आ रहा था। मेरी मॉम पे बहुत सारे प्रेशर थे और उसमें से सबसे बड़ा प्रेशर एक ये था कि उन पे 3,500 रुपये का कर्जा था। वो भी घर चलाने के लिए उन्होंने वो कर्जा लिया था। और वो आदमी आके गेट पे खड़े रह के बोलता था कहाँ है वो, मेरे पैसे नहीं मिले, ब्याज का पैसा है, 700 रुपया देना है ये महीने का। तो 3,500 रुपये वी न्यू। और डैड का तो छोड़ ही दो सब, 3,500 रुपया कर्जा था जिसका टेंशन था मेरी मॉम को। तो आज भी मुझे वो चीज़ छोड़ नहीं पा रही है कि मैं वहाँ सोया क्यों नहीं, मैं वहाँ पहले हॉस्पिटल पहुँचा क्यों नहीं, मेरे पास 3,500 रुपये क्यों नहीं थे। आज अगर मैं आज इतना पैसा कमा रहा हूँ या कहीं से भी पैसा आ रहा है, उस पैसे का क्या फ़ायदा कि वो जब इस्तेमाल ही मेरे को नहीं आ रहा। मेरे दिल से दिमाग से ये चीज़ नहीं जा रही कि कोई एक रीज़न नहीं था कि उन्होंने ये डिसीजन लिया। पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल के बाहर इसलिए खड़ा था क्योंकि जब कोई बीमार भी होता था तो मेरी अम्मी फ्रूट लेके उनके घर जाती थी। वो सोचते थे कि ये क्यों आई फ्रूट लेके। तो मेरी मॉम ऐसी थी कि जो हॉस्पिटल में भी थे तो पूरा मोहल्ला हॉस्पिटल आके खड़ा था। She was very good lady. She was very strong, very strong. There wasn't one reason. बहुत सारे रीजन थे जिसकी वजह से उन्होंने वो डिसीजन लिया। And I feel कि मैंने पूछा क्यों, तो I think नवर मुझे किसी की माँ की आवाज़ सुनता हूँ या किसी को मैं रोता हुआ देखता हूँ, किसी औरत को, मेरे को मेरी माँ की याद आती है। The reason I don't like fighting, the reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। The reason I don't want to fight with anyone, मेरा पूरा बचपन झगड़े देखते हुए गुजरा है। मुझे नहीं चिल्लाना है। Munawar, this is a place where you have shared your story और आपने अपनी कहानी बता के बहुत सारे लोगों के ऐसे ही न जाने कितने ज़ख्मों को हील किया होगा। क्योंकि हम सब देखते आए हैं पेरेंटल प्रॉब्लम्स जो भी रहती है वो सब फेस करते हैं, बट नथिंग कैन फुलफिल अ पेरेंट्स लॉस। और ख़ासकर मदर का जो लॉस है, आई विल नॉट टेल यू कि हाँ यू नो इट्स ओके एंड दिस एंड दैट, इट इज़ नॉट ओके। एंड एक जो माता होती हैं उसका अपने बच्चे के साथ एक अलग तरीके का कनेक्शन होता है एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट। हम कह नहीं सकते कि हाउ सॉरी वी आर फॉर दैट, मगर लाइक आई सेड कि आपको उन्होंने जो अपब्रिंगिंग दी है, जैसा आपने इस सिचुएशन से सीखा है एंड द काइंड ऑफ मैन यू वांट टू बी, इट इज़ अमेजिंग। आज देख लीजिए जिस जैसे भी आपके बारे में सब बात करते हैं। The relationship I had, I never abused, I never raised my hand. I always wanted, let's not fight. That's the reason I was in a mentally abused. But मुझे किसी को बदनाम करके खुद को प्रूफ नहीं करना है, so I don't want to talk about it. लेकिन मुनव्वर, आज आपने अपनी ये कहानी शेयर करके आपको पता नहीं है आप लोगों की नज़रों में और उनके दिलों में और भी ज़्यादा उठ गए हो और आपका कनेक्शन लोगों के साथ और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है और मजबूत हो गया है। ये शो आपको ये प्लेटफॉर्म भी देता है कि हम अपना दर्द दुनिया के साथ शेयर कर सके। हम हमेशा कहते हैं ना कि कोई सुनने वाला नहीं है। आपको पता है जो थेरेपी है उसका मेन बेसिस यही होता है कि आपको कोई सुनता है। उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही बेसिस होता है। वो आपको ना कोई सजेशन देते हैं
और ना ही वो आपको कुछ करने को बोलते हैं और ना ही कोई दवाई, जो थेरेपी होती है साइकोलॉजिकल। So guys, ये तो थी वीडियो। मैं ये भी नहीं कह सकता कि मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि यार बिलीव मी लिटरली मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये वीडियो विल टर्न आउट टू बी दिस टाइप ऑफ वीडियो। मैंने जब वो पढ़ा था उसमें सीक्रेट रिवील था, मैंने कहा पता नहीं इसने कौन सा नोवेल अपना सीक्रेट रिवील किया होगा। बट मेरा बीच में 2-3 मोमेंट्स पे बहुत ज़्यादा मतलब मेरा दिल का था मैं वीडियो बंद कर दूँ, पता नहीं क्या चल गया था यार। मुनव्वर मेरी जान के टोटे, जो भी हालात जैसे भी गुजरे ना यार, मतलब जो एज एन पर्सन जिस तरह से आप बाहर आए हैं ना, मैं तो आपको यही कहूँगा कि आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने अभी तक लाइफ में बंदा नहीं देखा, क्योंकि इतने सारे डोमेस्टिक इश्यूज़ के बावजूद अगर आप लाखों करोड़ों हिंदुस्तानियों, पाकिस्तानियों को और जो भी हिंदी और उर्दू स्पीकिंग उन सबको अगर आप हंसा पा रहे हो ना, तो यू आर द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, फॉर मी एट लीस्ट। आई डोंट नो फॉर अदर्स इफ दे विल कंसिडर इट और नॉट, बट आपकी जो मैंने स्टोरी अभी देखी मुनव्वर की, मतलब यार माँ जैसी चीज़। आई मीन आप लोग सोच सकते हैं कि जो माँ के साथ बेटे का कनेक्शन होता है ना, आई ऑलवेज बिलीव कि माँ के साथ बेटे का जो कनेक्शन होता है और बेटी का जो बाप के साथ कनेक्शन होता है ना, दैट इज़ समथिंग आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। उसको ना तो कोई एक्सप्लेन कर सकता है, ना उसके बारे में कोई लिख सकता है, क्योंकि वो फीलिंग ऐसी है, इतनी बड़ी फीलिंग है। और जब वो एक दूसरे से वो बिछड़ने का मोमेंट होता है ना, सर आई डोंट वांट टू से एनीथिंग एल्स। मेरी जान स्टे स्ट्रॉन्ग, इंशाल्लाह यू विल बी द विनर। मैं यही कह सकता हूँ कि इस शो में आप जिस भी मकसद के लिए आए हो, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको अगर आप हल करने के लिए आए हो इस शो से अगर आपके मसले हल हो जाते हैं, तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड एंड योर फैंस एज वेल। एंड दिस वाज फ्रॉम माय साइड गाइस। जब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, ठीक है? थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।